The surveillance footage that was captured inside of a Los Angeles hotel in 2016 allegedly shows Combs assaulting then-girlfriend Cassie Ventura in a hallway. नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। आज का केस एक म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत बड़े कंट्रोवर्सी के ऊपर है। ये 90 के दशक से लेकर 2010 तक का काला चिट्ठा है, जिसने अब पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये शॉन कॉम्स की कहानी है, जिसे आज पूरी दुनिया पफ डिडी या पी डिडी के नाम से पहचानती है। पी डिडी का जन्म 4 नवंबर 1969 को हुआ था। आज वो 54 इयर्स के हैं। उनका जन्म हार्लेम, न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद वे माउंट वर्नन में चले गए। उनके पिता मेल्विन कॉम्स की 33 वर्ष की उम्र में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पिता के गुजरने के बाद उनकी मां जेनिस ने घर चलाने के लिए और उनकी परवरिश करने के लिए बहुत मेहनत की और कई अलग अलग नौकरियां की। उनका अपनी मां के साथ बहुत गहरा संबंध था और वो उसे बहुत प्यार करता था। पी डिडी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया, जहां उनका संगीत के प्रति जुनून पैदा हुआ। हालांकि म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाने के लिए उन्होंने ग्रेजुएशन से पहले ही विश्वविद्यालय छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने अपटाउन रिकॉर्ड्स में इंटर्न के रूप में शुरुआत की। वो स्मार्ट और टैलेंटेड लड़का था, जिसने वहां अपने सीनियर्स को अपने पर्सनैलिटी से काफी इंप्रेस किया और वो धीरे धीरे अपने कैरियर में आगे बढ़ने लगा। जल्द ही उसे टैलेंट डायरेक्टर का काम मिला और जहां उन्होंने कई कलाकारों के कैरियर को पहचान देने में मदद की। 1993 में पी डिडी और अपटाउन रिकॉर्ड्स अलग हो गए और उन्होंने बैड बॉय रिकॉर्ड्स नाम से अपना खुद का म्यूजिक प्रोड्यूसिंग कंपनी स्थापित किया। उन्होंने नोटोरियस B.I.G. और फेथ इवेंट्स जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया, जिसने उसके रिकॉर्ड लेवल को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने में बहुत मदद करी। उनका लेवल रैप और R&B म्यूजिक का एक जाना माना नाम बन गया। बैड बॉय रिकॉर्ड्स के साथ पी डिडी की सफलता ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया और उन्होंने पफ डिडी के नाम से परफॉर्म करना शुरू कर दिया। सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि उन्होंने कई अलग अलग बिजनेस में भी अपना कदम रखा, जैसे कि उनका शॉन जॉन के साथ एक फैशन ब्रांड, परफ्यूम ब्रांड और यहाँ तक कि एक वोडका का ब्रांड। उनके बिजनेस स्किल्स ने उन्हें हिप हॉप और एंटरटेनमेंट के जगत के सबसे कामयाब बिजनेसमैन बना दिया था। 2022 तक वो अरबपति बन गए। हिप हॉप इंडस्ट्री पर उनका प्रभाव बहुत बड़ा रहा है। फिर भी हालिया आरोपों के सामने आने के बाद उनकी विरासत खत्म होने की कगार पर है। ये आरोप 2023 से सामने आए हैं, जब एक सिंगर और पी डिडी की पूर्व प्रेमिका कसांड्रा एलिजाबेथ वेंचुरा, जिन्हें केसी के नाम से भी जाना जाता है, ने पी डिडी के खिलाफ एक फेडरल लॉ सूट यानी मुकदमा दायर किया था। केसी का जन्म 1986 में लंदन के कनेक्टिकट में हुआ था। केसी को छोटी उम्र से ही संगीत का शौक था। टीनेज से ही उनकी म्यूजिक कैरियर का शुरुआत हो गया था, जब एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर रियान लेस्ली को 2004 में केसी के टैलेंट के बारे में पता चला और 2005 में लेस्ली के लिखे केसी का गाया पहला गाना मी एंड यू, जिसे लेस्ली ने प्रोड्यूस भी किया था, लॉन्च किया गया। ये गाना बहुत हिट हुआ और जर्मनी में एक क्लब हिट बन गया। इस गाने ने केसी को सुर्खियों में ला दिया और जल्द ही पी डिडी का ध्यान भी उसके ऊपर आया, जब उसने उसका गाना एक क्लब में पार्टी करते वक्त सुनी। कुछ ही समय बाद बैड बॉय रिकॉर्ड्स ने उनसे कांटेक्ट किया और केसी को अपने साथ जोड़ लिया। तब वो सिर्फ 19 साल की थी और पी डिडी 37 साल का। शुरू में उन दोनों का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था। पी डिडी के लेबल ने केसी के साथ 10 एल्बम का डील किया और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके सभी सपनों को साकार कर रहा है। जल्द ही केसी का पहला म्यूजिक रिलीज होता है और वो यूएस बिलबोर्ड 200 में चौथे नंबर पर आ गया। सब कुछ सपनों की तरह चल रहा था। डिडी ने धीरे धीरे केसी का पूरा कंट्रोल अपने अंदर ले लिया, यानी उसका सारा मैनेजमेंट अब पी डिडी का लेवल बैड बॉय रिकॉर्ड्स करने लगा। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसने काम और पर्सनल लाइफ के बीच का दायरा खत्म कर दिया। नवंबर 2006 में डिडी ने उन्हें MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स में अपने साथ परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया। तैयारियों के दौरान उनके हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कि डिडी को केसी बहुत पसंद आने लगी थी और ये सबको वहां दिख रहा था। लेकिन केसी का एक बॉयफ्रेंड था और डिडी खुद भी किम पोर्टर के साथ रिश्ते में थे। इसके बावजूद डिडी बेहिचक केसी के साथ फ्लर्ट करता था। करीब 1 साल बाद केसी के 21वीं बर्थडे पार्टी पर डिडी अपने साथ म्यूजिक इंडस्ट्री के कई जाने माने हस्तियों को लेकर उसकी पार्टी पहुंचते हैं और डिडी अपने लाए दोस्तों के साथ पूरी पार्टी पर हावी हो गया।
केसी के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद आफ्टर पार्टी में, जो कि एक होटल स्वीट में था, पी डीडी ने जबरदस्ती केसी को बाथरूम में ले जाकर उसके मर्जी के खिलाफ किस किया, जिस पर वो बहुत दुखी हुई और फूट फूट कर रोते हुए बाथरूम से बाहर निकल आई। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी और को बताने से वो बहुत डरी हुई थी। एक युवा उभरते सितारे के तौर पर वो खुद को बहुत कमजोर समझती थी। अपने कैरियर के बारे में सोचकर उसने कॉम्प्रोमाइज किया और चुप रही। इस घटना ने डीडी के हौसलों को और बढ़ा दिया और वो अब और ज्यादा कंट्रोलिंग हो गया और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके लिए दूसरे के फीलिंग्स का कोई महत्व नहीं था, वो सिर्फ अपनी मन की करता था। डीडी अब भी केसी को कई सारे इवेंट्स में उसके बॉयफ्रेंड के बगैर अकेले ही इनवाइट करता था। वो अब भी लगातार उसके पास आने की कोशिश में था। 2007 में एक रात पी डीडी ने केसी को अपने साथ घूमने चलने के लिए कहा। जब उसने इनकार किया तो उसने कथित तौर पर उसकी रिकॉर्ड डील कैंसिल कर देने की धमकी दी। आखिरकार वो मान गई और जब वो कार से उसे लेने आया तो वो पूरे नशे में था और उसने केसी को एक गोली देकर उसे अभी खाने को बोला। ये MDMA की गोली थी, जो एक ड्रग है और जिसे एक्सटेसी के नाम से भी जाना जाता है। उसने जोर देकर कहा कि उसे वो गोली अभी की अभी खानी पड़ेगी। मायामी की यात्रा पर पी डीडी ने कथित तौर पर केसी को लगातार ड्रग्स दिए, जिससे वो पूरा सप्ताह नशे में रही। अपने कैरियर को बचाने की उम्मीद में उसने जैसा कहा गया वैसा ही किया और ड्रग्स के कई डोजेस लेती गई। डीडी ने इसी बीच उसके साथ नशे के हालत में संभोग भी किया। केसी का अपना बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता खत्म हो गया और पी डीडी के साथ रिश्ता, जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। डीडी ने अपने घर के पास ही केसी के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसे वहां बिठाया। वो अब जब चाहे उसे मिल सकता था। यह भी उसका केसी के ऊपर कंट्रोल करने का एक तरीका था। 2008 तक पी डीडी ने कथित तौर पर केसी को ओपियाट्स का एडिक्ट बना दिया था और उसके चारों तरफ अपने स्टाफ लगा दिया। उसकी छोटी सी छोटी जरूरत भी उनका स्टाफ पूरा करता था। यहां तक कि उसने मेडिकल स्टाफ भी केसी के देखरेख के लिए लगा रखे थे, जो सारी इंफॉर्मेशन सीधा डीडी को मेल कर देते थे। वो एक सोने के पिंजरे से कम नहीं था, जहां ऐशो आराम की तो सारी सुविधाएं थी, लेकिन उसकी आजादी नहीं थी। केसी का अपने दादा के साथ गहरा रिश्ता था, जिन्हें वो प्यार से पॉप पॉप कहती थी। जब पी डीडी को इस बात का पता चला तो उसने उस पर जोर देकर कहा कि वो उसे उसी नाम से बुलाए। वो पहले ही उससे बहुत कुछ ले चुका था और अब वो उसके दादाजी का नाम भी लेना चाहता था। केसी धीरे धीरे डीडी के गैंगस्टर वाले लाइफस्टाइल में घुलती जा रही थी। कथित तौर पर जब एक बार डीडी को पता चला कि उसका दुश्मन डेथ रो रिकॉर्ड्स का शग नाइट एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, तो उसने अपनी तिजोरी से बंदूकें निकाली और केसी को भी उसने एक जबरदस्ती पकड़ा दिया। उसने केसी को उसके साथ शग नाइट को मारने के मिशन में साथ देने को कहा। केसी अब तक पूरी तरह उसके वश में हो गई थी। इन सालों में कई ऐसी घटना घटी जिससे डीडी का केसी के ऊपर कंट्रोल और बढ़ गया। उसने कई बार डीडी को छोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो हर बार हिंसक हो जाता था और उसी के घर पर मारपीट पर उतर जाता था। यहां तक कि एक बार उसने कथित तौर पर केसी के एक दोस्त को बिल्डिंग के बालकनी पर लटका दिया था। केसी कभी भी पुलिस के पास नहीं गई। उसे डर था कि इससे वो और भड़क जाएगा। वो कभी भी उसकी कथित गैंगस्टर मानसिकता का शिकार नहीं बनना चाहती थी। केसी की एक दशक लंबी पीड़ा ने उस पर भारी मानसिक और शारीरिक प्रभाव डाला। 2009 में एक गंभीर घटना में डीडी ने कथित तौर पर उसके चेहरे पर बार बार लात मारी, जिससे वो लहूलुहान और घायल हो गई। उसके स्टाफ ने बाद में उसकी सुरक्षा के लिए उसे पीडीडी से दूर एक होटल के कमरे में छुपा दिया था। हालांकि केसी का दावा है कि हर बार जब उसने भागने की कोशिश की तो डीडी के जानने वाले लोगों ने उसे चेतावनी दी कि छोड़ने से उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। केसी का कहना है कि लगातार ड्रग्स लेने के कारण उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी और अक्सर उसे लगता था कि वो इसे और नहीं सह सकती। जबरदस्ती नशीली दवाओं के प्रयोग के साथ साथ उस पर एक और घिनौना यातना शुरू हो गया। पीडीडी ने कथित तौर पर केसी को अपने फ्रिक ऑफ पार्टी का स्टार बना दिया। हालिया खुलासे के बाद पूरी दुनिया को पीडीडी के इन फ्रिक ऑफ पार्टियों का पता चला। बेसिकली ये एक सेक्स पार्टी है। केसी के बयान के मुताबिक इस पार्टी में जो लोग शामिल होते थे उन्हें डीडी के इरादों और इस पार्टी के पीछे का मकसद मालूम नहीं होता था। और तो और कभी कभी इन पार्टियों में नाबालिग लड़के लड़कियां भी शामिल होते थे। इन पार्टियों को अरेंज करने का जिम्मा केसी का था। उसे पार्टी में मेल सेक्स वर्कर्स और इंडस्ट्री के जान पहचान के लोगों के साथ खुलेआम सेक्स करना पड़ता था।
और डीडी उसे दूसरे मर्दों के साथ संभोग करते हुए देखता था। ये पार्टियां कथित तौर पर देश भर के लग्जरी होटलों में होती थी और ये कभी कभी सप्ताह में एक बार भी होता था। केसी के मुताबिक पी डीडी कोने में खड़ा होकर ये सब देखता और वीडियो बनाता था। केसी ने कई बार उससे वीडियो डिलीट करने का रिक्वेस्ट किया क्योंकि वो शर्म से खुद की नजर में ही गिर गई थी और उसे ये सब पसंद नहीं था, बल्कि वो अब इतना मजबूर हो चुकी थी कि वो डीडी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। कई बार केसी ने डीडी के मोबाइल फोन से उसकी वीडियोस डिलीट करी, पर वो फिर से उसे रिकवर कर लेता था। केसी को बार बार उसकी उन वीडियोस को दिखाया जाता था जिससे डीडी को अजीब सी खुशी मिलती थी। एक बार जब दोनों फ्लाइट में जा रहे थे तो उसने फिर से उसे अपने मोबाइल पर वो वीडियो दिखाई और कहा कि वो अब उससे भाग नहीं सकती है। यह सब यहीं नहीं रुकता है, बल्कि केसी के बयान के मुताबिक पी डीडी अब और ज्यादा गिरी हुई हरकतें करना शुरू कर देता है। वो अब केसी के जान पहचान के लोगों के लिए भी खतरा बन गया था। 2012 में केसी ने कुछ समय के लिए डीडी से पीछा छुड़ाया और उसी वक्त वो एक अमेरिकन रैपर किड कुडी से संबंध बनाती है। दोनों के बीच के इस रोमांटिक रिश्ते के बारे में पता चलते ही डीडी भड़क गया और किड कुडी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि केसी अभी भी उसकी है। केसी का दावा था कि पी डीडी ने ही किड कुडी की कार को आग लगाया, जिससे उसका कार ब्लास्ट हो गया था। 5 मार्च 2016 को पी डीडी ने केसी को पीटने और उस पर कांच का फूलदान फेंकने की फुटेज को हटाने के लिए कथित तौर पर एक होटल को $50,000 दिया था, जिसमें केसी को कई गहरी चोटें आई और उसकी एक आंख पूरी सूजकर काली पड़ गई थी। लेकिन उस फुटेज को CNN ने हासिल कर लिया, जिसे देखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एक बार यह फुटेज जारी होने के बाद पी डीडी ने माफी मांगते हुए दावा किया कि वो कुछ व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे थे। 2 साल बाद 2018 में केसी ने दावा किया कि डीडी उसके घर में जबरदस्ती घुस आया और बहुत मना करने के बावजूद उसके साथ जबरदस्ती की। केसी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ढकेलने की कोशिश की थी और उसे बहुत मना किया था, लेकिन वो नहीं रुका। यह घटना उसकी सहने के सीमा का अंत था। लगभग 13 वर्षों की निराशा, मानसिक और शारीरिक शोषण के बाद वो उसे आखिरकार छोड़ देती है। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके उठाए इस कदम से उसका कैरियर डूब सकता है, लेकिन फिर भी अपनी सारी हिम्मत जुटा के वो फैसला करती है कि वो अब चुप नहीं बैठेगी। 2023 में केसी ने हर्जाने के लिए $30 मिलियन का सिविल केस दायर किया, जिसकी वजह से पी डीडी को एक बहुत भारी जुर्माना भरना पड़ा। हालांकि टोटल अमाउंट को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस घटना ने तो मानो पंडोरा का पिटारा ही खोल दिया। चलिए अब वर्तमान आरोपों पर आते हैं। 23 नवंबर 2023 को जोई डिकरसन नील नाम की एक लड़की ने डीडी के खिलाफ केस दर्ज किया। उसने पी डीडी पर 1991 में उसे नशीली दवा देने, छेड़खानी करने और गुप्त रूप से उसकी रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगाया था, जब वो एक कॉलेज में साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। मुकदमे के अनुसार जोई का आरोप है कि हार्लेम में डिनर के बाद पी डीडी ने उसके ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और उसे स्मोक करने के लिए भी दबाव डाला, जिससे वो मदहोश हो गई और अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। अगर आपको याद है तो जैसे मैंने पहले बताया था, डीडी ने यही हरकत केसी के साथ भी किया था। फिर वो उसे अपने घर ले गया, जहां उसने जोई की हालत का फायदा उठाया और उसके साथ गंदा काम किया। और तो और उसने अपने घिनौने कांड का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसे बाद में दूसरे लोगों को भी दिखाया गया। जोई ने दावा किया कि इस घटना ने उसके मानसिक संतुलन को बुरी तरह इफेक्ट किया और उसे जीवन भर अपमान और असफलताएं झेलनी पड़ी। हालांकि उसने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में उसी समय पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन डीडी के डर से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उसके पास डीडी के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई विटनेस नहीं था जो उसके आरोपों को सपोर्ट करता, जिसकी वजह से उसे वो केस वहीं छोड़ना पड़ा था। 2023 के दिसंबर में पी डीडी को 2003 में एक अज्ञात महिला को नशीला पदार्थ देने और उसके सामूहिक बलात्कार में भाग लेने के नए आरोपों के साथ एक और मुकदमे का सामना करना पड़ा। यह महिला उस समय केवल 17 वर्ष की थी। इस साल फरवरी 2024 में रोडनी जोन्स नाम के एक प्रोड्यूसर, जिसे लिल रोड के नाम से भी जाना जाता है, उसने पी डीडी के खिलाफ केस दर्ज कराया। उन्होंने दावा किया कि डीडी के कहने पर उसके साथियों द्वारा उन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और उनको सेक्स वर्कर्स के साथ सेक्स करने के लिए भी मजबूर किया गया। लिल रोड ने आरोप लगाया है कि पी डीडी नियमित रूप से ऐसी पार्टियां ऑर्गेनाइज करता रहा है जहां ड्रग्स और नाबालिग लड़कियां होती थी
ये बात भी दुनिया के सामने आया कि बहुत से रिकॉर्ड लेबल्स भी डीडी के इन पार्टियों के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए और अपने फायदे के लिए ये सब अनदेखा किया। 25 मार्च 2024 को लिल रॉड ने अपने दर्ज किए केस में एक और आदमी का नाम जोड़ दिया। ये हॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा है, क्यूबा गुडिंग जूनियर, जिसने कई सारे फिल्म्स में काम किया है। इन्हें 1996 की मूवी जेरी मैगवायर के लिए ऑस्कर भी मिला है। लिल रॉड ने दावा किया कि पी डीडी उसे क्यूबा गुडिंग जूनियर और उसके बाकी दोस्तों से मिलाने के लिए तैयार कर रहे थे। लिल रॉड के मुताबिक जनवरी 2023 में डीडी उसे वर्जिन आइलैंड में एक यॉट पर ले गया, जहां उसने उसे क्यूबा गुडिंग जूनियर से मिलवाया और दोनों को एक वहीं बने स्टूडियो में अकेले छोड़कर बाहर निकल गया। लिल रॉड का आरोप है कि क्यूबा ने उनके मना करने के बावजूद उनके पैरों, ऊपरी जांघों, पीठ के निचले हिस्से और कंधों को छुआ था। लिल रॉड का दावा है कि उसे इस घटना से शारीरिक चोट, गंभीर मानसिक परेशानी और अपमान का सामना करना पड़ा और वो पी डीडी और क्यूबा गुडिंग जूनियर दोनों से हट जाना चाहता है। लेकिन पी डीडी के ये इवेंट्स उसकी हेड ऑफ ऑपरेशन, जिसका नाम क्रिस्टीना कोरम है, वो करती थी। क्रिस्टीना को डीडी का दाहिना हाथ कहा जाता था, जो उसकी इन पार्टियों और इवेंट्स के लिए सब कुछ तैयार करती थी, यहाँ तक कि लड़कियां और ड्रग्स भी। क्रिस्टीना पी डीडी की चीफ ऑफ स्टाफ थी। डीडी के बेटे जस्टिन कॉम्स और यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप के सीईओ लूसियन ग्रांज उसी के अंदर काम करते थे। वो लोग डीडी के हर एक आदेश को बिना सवाल किए पूरा करते थे। इन आरोपों के चलते मार्च 2024 में होमलैंड सिक्योरिटी ने उनकी 2 संपत्तियों पर छापा मारा। अधिकारियों को कथित तौर पर ड्रग्स से भरे बैग, अनट्रेसेबल गन्स यानी ऐसी बंदूकें जिसमें सीरियल नंबर नहीं होता है, और गोला बारूद और गोलियां मिली। लेकिन वहां मिले इन सब चीजों में से मुझे जिस चीज ने चौंका दिया वो हजारों बेबी ऑयल की बोतलें थी, जिसे कथित तौर पर उसके फ्रीक ऑफ पार्टियों में इस्तेमाल किया जाता था। 2024 तक आरोपों की लिस्ट लंबी होती गई। कुछ लोगों ने किड कुडी के कार ब्लास्ट को लेकर केसी के बयान को कंफर्म किया और बताया कि पी डीडी ने ही उसके कार पर मोलोटोव कॉकटेल यानी बोतल से बनी बॉम्ब फेंका था, जिससे कार में आग लग गई और ब्लास्ट हुआ। इस साल 16 दिसंबर 2024 को जजों द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद पी डीडी को मैनहट्टन में गिरफ्तार कर लिया गया था। पी डीडी के खिलाफ आपराधिक आरोपों में उन पर धोखाधड़ी, यौन तस्करी, गवाहों को रिश्वत देना, जबरन काम और वेश्यावृत्ति कराने का आरोप लगाया गया। जब पी डीडी ने जमानत के लिए आवेदन करने की कोशिश की तो उसे खारिज कर दिया गया। डीडी के वकीलों ने ब्रुकलिन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के खराब कंडीशन का हवाला देते हुए उसके बेल यानी जमानत का रिक्वेस्ट पेश किया। इस बेल रिक्वेस्ट में $50 मिलियन का बॉन्ड, जीपीएस ट्रैकिंग और लिमिटेड विजिटर एक्सेस शामिल था। लेकिन अमेरिकी जिला न्यायाधीश एंड्रयू कार्टर ने यह कहते हुए अनुरोध खारिज कर दिया कि डीडी के दिए ये कंडीशंस पब्लिक सेफ्टी के लिए काफी नहीं है। जब ऐसा लगने लगा कि पी डीडी को अब काफी लंबे समय तक जेल की हवा खाना पड़ सकता है, तो और लोग भी आरोपों के साथ सामने आने लगे। इनमें से एक नाम थालिया ग्रेव का था, जो कि फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री में एक जानी मानी हस्ती थी। उसने 24 सितंबर 2024 को एक मुकदमा दायर किया, जिसमें पी डीडी और उसके बॉडीगार्ड जोसेफ शर्मन पर 2001 में मैनहट्टन स्टूडियो में उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। एक्चुअली डीडी ने उसे अपने पास यह कहकर बुलाया था कि वो उसके बॉयफ्रेंड, जो डीडी के अंदर काम करता था, के परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहता है। थालिया ने बयान दिया कि उसे बाद में पता चला कि उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती करते वक्त वीडियो भी बनाया था और जिसे बाद में दूसरों को दिखाया गया था। थालिया का आरोप है कि डीडी ने वर्षों तक उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया। उसने दावा किया है कि वो अपने तलाक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही थी और नहीं चाहती थी कि ये वीडियो उसके बच्चों तक पहुंचे। डीडी एक तरह से उसे चुप रहने के लिए उन वीडियो को यूज करके उसे ब्लैकमेल कर रहा था। थालिया इतने सालों से डीडी के डर से चुप रही, पर अभी जब उसके खिलाफ इतने सारे विक्टिम्स सामने आकर बयान दे रहे थे तो उसका हिम्मत भी बढ़ गया और उसने आखिरकार डीडी के खिलाफ केस दर्ज कराई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ह्यूस्टन के एक जाने माने वकील टोनी बजबी से 3000 से भी ज्यादा पीड़ितों ने संपर्क किया है। ये सारे मामले यौन उत्पीड़न के ही थे, जिनमें नाबालिग भी शामिल है। इस केस में कई सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल है, जिनका काला चिट्ठा खुलना अभी बाकी है। इनमें से 120 मामलों पर मुकदमा अभी चल रहा है और उस समय 120 में से 25 नाबालिग थे, जिनमें से एक लड़का सिर्फ 9 साल का था।
डीडी के फ्रीक ऑफ पार्टियों में शामिल हुए काफी सारे जाने माने लोगों की पहचान को लेकर कई सारे अटकलें लगाई जा रही है। ऐसी अफवाह है कि इन पार्टियों में कई मशहूर हस्तियों ने भाग लिया था। स्क्रीन पर आप कुछ नामों को देख सकते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, हो सकता है इनमें से कई खुद ही पीड़ित हो, ये तो आगे जांच से ही पता चलेगा। हाल ही में हुए एक खुलासे में वकील एरियल मिचेल किड, जो डीडी के खिलाफ कई पीड़ितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें डीडी के वीडियो फुटेजेस वाले टेपों में से एक को खरीदने का मौका दिया गया था। मिचेल किड के मुताबिक पी डीडी खुद उन वीडियोस में थे और इसमें शामिल दूसरा व्यक्ति उनसे भी ज्यादा हाई प्रोफाइल था। मिचेल किड ने कहा कि रिकॉर्डिंग में दिखाया गया व्यक्ति इस बात से अनजान था कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और ये वीडियो पी डीडी के अटलांटा वाले घर में रिकॉर्ड की गई थी। ये व्यक्ति कथित तौर पर किम कार्डियशन से 10 गुना ज्यादा फेमस है। इंडस्ट्री के कई लोगों ने जिन्होंने ये टेप्स देखे थे, उन्होंने बताया कि उसमें से कम 40 वीडियो में म्यूजिक इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी हस्ती बियोंसे दिख रही है। कुछ अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि पिम्प सी ने एक बार बियोंसे की सीक्रेट टेप सार्वजनिक करने की धमकी दी थी, लेकिन बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में कथित तौर पर जहर देने से उसकी मौत हो गई। बाद में जांच कर रहे इन्वेस्टिगेटर ने अपनी रिपोर्ट में इसे एक दुर्घटना बताया था। इन पार्टियों ने सालों से व्हाइट आइज शट का स्लोगन अपनाया है। बेसिकली पार्टी में असली अय्याशी शुरू होने से पहले सबका फोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ऑफ करके रख दिया जाता था। सिर्फ पी डीडी ही अपनी फोन से वहां सबका वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था। पर पी डीडी को छोड़ के एक और हॉलीवुड का मशहूर हस्ती जेमी फॉक्स भी है, जिसने उन पार्टियों में कुछ हिस्सों का वीडियो रिकॉर्ड किया था। लेकिन जेमी फॉक्स की उन पार्टियों में कितनी भागीदारी है ये अभी क्लियर नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि क्या वो भी यौन तस्करी और नाबालिग लड़के लड़कियों के साथ किए यौन शोषण में शामिल है या नहीं। हालांकि ये अफवाह है कि रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें कभी तो जरूर कुछ तो दिखाई दिया होगा, शायद उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की होगी। कुछ ही समय बाद जेमी फॉक्स गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। उन्होंने 1 महीना अस्पताल में बिताया और अस्थायी रूप से चलने की उनकी क्षमता खो दी। उनकी इस बीमारी के लिए एक एडविल यानी एक पेन रिलीवर मेडिसिन को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो शायद खराब हो गया था। लेकिन अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार उनका पी डीडी के साथ रिश्ता था। हाल ही में एक 6 साल पुराना वीडियो सामने आया। ये मई 2018 का एक इंटरोगेशन वीडियो है। इसमें एक साउथ अफ्रीकन एडल्ट फिल्म स्टार जोनाथन ओडी से पूछताछ की जा रही है, जिसे ट्रंप मायामी होटल में एक घटना के बाद गिरफ्तार किया गया था। कुछ रिपोर्टरों के अनुसार पुलिस के साथ मुठभेड़ में शामिल होने से पहले जोनाथन ने लॉबी काउंटर पर एक बड़ा अमेरिकी झंडा गिरा दिया और ऐसा करते हुए वो 3 प्रमुख लोगों डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा और पी डीडी का नाम चिल्ला रहा था। जब जोनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया तो पूछताछ के दौरान उसने बोहेमियन ग्रोव, इल्यूमिनाटी और बहुत अमीर शक्तिशाली परिवारों के बारे में बताया कि कैसे वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। उसकी बातें किसी भी एंगल से सच नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बनी बनाई बातें बक रहा था। हालांकि उसने कुछ चौंकाने वाले बयान भी दिए, जिनमें ट्रंप की हत्या की भविष्यवाणी भी शामिल थी। उसने बताया कि वो एक पूर्व एडल्ट फिल्म स्टार और स्ट्रिपर था, जिसे पी डीडी ने अपना सेक्स स्लेव बना के रखा हुआ था। जोनाथन ने बयान दिया कि उसने केसी के साथ कई बार पी डीडी के कहने पर उसी के सामने यौन संबंध बनाया। उसने दावा किया कि डीडी उसे बताते थे कि केसी के साथ क्या और कैसे सेक्स करना है, और खुद कॉर्नर में खड़ा होकर अपने प्राइवेट पार्ट्स को छूता था। जोनाथन ने यह भी दावा किया कि इस दौरान वो हर्पीस से इन्फेक्टेड हो गया था, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और उसने डीडी के ऊपर केस करने की ठान ली थी। लेकिन बाद में दोनों के बीच इस बात पर समझौता हुआ कि डीडी उसका रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो उसे सौंप देगा। जोनाथन के दिए बयान से कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ये समझना मुश्किल हो जाता है कि सच्चाई कहाँ खत्म होती है और साजिश कहाँ शुरू होती है। कई लोगों के मन में एक सवाल था कि डीडी का शिकार और कितने सारे उभरते हुए कलाकार हुए होंगे। क्या वो उनके साथ केस को दबाने के लिए कोई सौदा कर रहा था? सबसे पहला व्यक्ति जो मेरे दिमाग में आता है वो जस्टिन बीबर है। जस्टिन बीबर ने शुरुआत में जब वो छोटे थे तो अशर के साथ काम किया था और जिसने उन्हें पी डीडी से मिलवाया था। एक वीडियो क्लिप में जिसे एक्चुअली से बीबर ने खुद अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया था, वो पी डीडी से बात कर रहे हैं। क्लिप में पी डीडी कहता है कि जस्टिन ने उसके साथ 48 घंटे बिताए हैं और आगे कहता है कि जस्टिन बीबर पी डीडी की कई पार्टियों में शामिल हुए थे। जस्टिन बीबर ने अभी तक पी डीडी के खिलाफ आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है,
लेकिन एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार एक अंदरूनी सूत्र ने शेयर किया है कि बीबर इस समय मानसिक रूप से काफी कठिनाई से जूझ रहे हैं। वो अभी कुछ महीने पहले ही पिता बना है और अपने बेटे के साथ ही समय बिता रहे हैं। इस पर कमेंट करना शायद जल्दबाजी होगी कि जस्टिन बीबर ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना रास्ता बनाते समय पी डिडी की उन सारी फ्रीक ऑफ पार्टियों में हिस्सा लिया है या नहीं। इस राज से पर्दा तो सिर्फ समय के साथ ही हटेगा। खैर, पी डिडी की वकील ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुकदमा जल्द से जल्द आगे बढ़े। 9 अक्टूबर 2024 को उनके वकील ने यौन तस्करी के आरोपों में उनकी इन्वॉल्वमेंट के लिए अप्रैल या मई 2025 में मुकदमा चलाने का अनुरोध किया। हमें यह देखना होगा कि टोनी बसबी के 120 मामलों का क्या होता है और इस केस में और कौन कौन घसीटा जाएगा। आपका इस केस को लेकर क्या राय है? क्या भारत में भी ऐसा मामला उभर सकता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।